हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग यूएससीएमए की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे और हम लोग जनरल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। आपको ध्यान होगा कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। फिर रियल अकाउंट जो होता है वो असेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। फिर हमने इसके रूल समझे थे। रूल क्या थे कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। फिर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है सारे के सारे खर्चों या फिर लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दो, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कर दो। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। हम किसकी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं? बिजनेस की बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। हमें बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? इस बात से ये फ़र्क पड़ता है कि हम लोग जो अपनी बुक्स में कैपिटल है, अगर आपको ध्यान हो तो कैपिटल को कभी भी असेट्स नहीं दिखाते, लाइबिलिटी दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक तरीके से बिजनेस वापस से बिजनेसमैन को कभी ना कभी बिजनेस क्लोज होने पे वो कैपिटल लौटाएगा। हाँ, बिजनेसमैन जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेसमैन उसे इन्वेस्टमेंट कह सकता है, लेकिन बिजनेस उसे क्या बोलता है? कैपिटल। और इसलिए कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस जो होता है उसे वापस से वो बिजनेसमैन को लौटानी होती है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप मेरी बात सुनना। कहीं पे भी आपको लगे कि भाई वीडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो अपन है ना, आप पॉज कर लेना उस वीडियो को। लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, है ना, बेटर ये रहता है। फिर जनरल एंट्री हमने डिस्कस करी थी। सबसे पहली बिजनेस में एंट्री क्या होती है? कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है। तो ये कैश डेबिट क्यों हुआ था, क्रेडिट क्यों हुआ, वो हमने डिस्कस किया। गुड्स परचेज ऑन कैश की एंट्री डिस्कस करी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज ऑन क्रेडिट की परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना। और ऑन क्रेडिट मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार माल बेचा है, उधार गुड्स सेल किया है। अब जैसे डेटर से रिलेटेड आपको एक बात बताऊं, जब आप पार्ट 2 पढ़ोगे सीएमए का पार्ट 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर आएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसमें हम समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, कहीं डेटर ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है ना। ज़्यादा हो जाते हैं तो फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, बेड डेप्ट भी बढ़ जाता है। फिर डेटर सॉरी, डेटर बढ़ जाते हैं तो उनसे पैसा रिकवर करने में हमें कुछ कलेक्शन कॉस्ट लगानी पड़ती है। वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। डेटर्स को रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है। फिर फर्नीचर परचेज करने की एंट्री पास करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें एक बात याद रखनी है, परचेज डेबिट नहीं करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। हमेशा याद रखना है डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट है डेप्रिसिएशन? बताओ। नॉमिनल अकाउंट है डेप्रिसिएशन। सैलरी पेड करने की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना। जो भी हमने सैलरी है वो पे करती। रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे कर दिया। ऐसे डिविडेंड रिसीव कर दिया, कैश टू डिविडेंड। कमीशन रिसीव कर दिया, कैश टू कमीशन। कमीशन क्योंकि इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कुछ और जन एंट्रीज देखते हैं, जो छोटी मोटी और जन एंट्रीज हैं जो हमारे काम आ सकती है। ठीक है ना। वो अपन थोड़ा आज समझते हैं। मैं पर्पल कलर कर देता हूँ ताकि एक पता रहेगा कि भाई हम आज क्या कर रहे हैं सेपरेटली। बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। ठीक है। एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे को पता है आप लोग, कई लोग हो सकता है कि बोर हो जाओ इस सब चीज़ों से, लेकिन देखो भाई ये बेस है। ठीक है ना। इंटरव्यूज़ में हमेशा बेस काम में आता है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, बिना बेस की गाड़ी नहीं बढ़ती है आगे, है ना। और मैं अगर ये सब छुड़वा के डायरेक्टली आगे बढ़ जाऊँ तो कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, मतलब एक बार की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा की प्रॉब्लम रहेगी, है ना। हालांकि जनरल एंट्रीज अपन जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब जब अपन सी एम ए यूएस सी एम ए के पर्टिकुलर के हिसाब से हम पढ़ेंगे हर चीज़, तब वापस से जनरल एंट्री रिपीट होगी। लेकिन वो उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की होगी जो ट्रांजेक्शन हमारे कोर्स में दे रखे हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन की, है ना। थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेंगे, लेकिन अभी मौका है तो कंजूसी समझने में नहीं करनी चाहिए कभी भी, है ना। समझते टाइम पे दिल खोल के हमें समझना चाहिए। देखो अकाउंट्स है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नींव है सारे सब्जेक्ट्स की। मतलब आप चाहे एफएम पढ़ लो, कॉस्टिंग पढ़ लो, इवन आप ऑडिट पढ़ लो। ऑडिट किसकी होती है? अकाउंट्स की तो ऑडिट होती है। ठीक है ना। या फिर आप इवन टैक्स पढ़ लो। ये सब चीज़ें जो है इंटरलिंक है कहीं ना कहीं अकाउंट्स से। और अकाउंट्स
की भी जो नींव है जर्नल एंट्री, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं उस पर बताओ कैसे कंजूसी कर लूँ, है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, बोलना नीचे, लेकिन जिनका एम कॉम क्लियर हो गया, बी कॉम हो गया, बट उनको जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं आता। ठीक है, ऐसे मतलब कम नहीं है ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, और ज़्यादातर ऐसे ही स्टूडेंट है जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि देखो, अब आपको ये सोचना है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, आपको हर जगह पे क्वेश्चनिंग लगानी है। बैंक कौन सा अकाउंट है बताओ? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि सर डेबिट इज द रिसीवर, राइट। तो ये एंट्री हो गई, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। अच्छा, एक एंट्री बताओ अब आप के लॉस बाय फायर। अच्छा, कैश तो समझ में आई गया, क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश गया, जाने वाली चीज क्रेडिट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल है। लॉस बाय फायर, मान लो 25,000 के जो गुड्स थे वो आग में जल गए। ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो 25,000 के गुड्स, 25,000 के, आप डॉलर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 के डॉलर्स के गुड्स आग में, आग लग गई उनमें। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम और एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करो, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, तो 25,000 से टू क्या लिखेंगे सर? टू परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस क्यों लिखा और परचेजेस क्रेडिट क्यों कर दिया हमने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपके मन में आ रहा होगा टू कैश करते हैं क्या सर? नहीं कर सकते, टू परचेजेस ही लिखना पड़ेगा, टू गुड्स भी नहीं लिख सकते। टू परचेजेस इसलिए लिखा, जब भी गुड्स जाते हैं, जब भी गुड्स जाते हैं, ठीक है ना, तो अदर देन सेल, अदर देन सेल, तो क्या होता है? आपका परचेजेस क्रेडिट करना पड़ेगा। और कोई एग्जांपल दे सकते हो सर? कभी भी गुड्स जाएंगे अदर देन सेल, सेल के अलावा। भाई सेल हो रही है तब तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री पास हो जाती है। लेकिन अगर गुड्स गए हैं किसी और वजह से सेल्स के अलावा, तो आपको क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? परचेजेस क्रेडिट करना पड़ेगा। बड़ी अटपटी सी बात है, बड़ी अलग सी बात है ना। अच्छा, और कोई एग्जांपल सर? जैसे ये मान लो चोरी हो जाते, लॉस बाय फायर की जगह क्या हो जाता है? थेफ्ट। थेफ्ट जानते हो? बड़ी जो चोरियां होती है उसको बोलते हैं थेफ्ट, छोटी जो चोरी होती है उसे बोलते हैं पिल्फरेज, पिल्फरेज। ठीक है, या फिर सुनामी आ गई, कुछ भी आ गया, उन सब से किसी से भी गुड्स अगर खराब होंगे आपके, आपके लॉस होगा कहीं ना कहीं, तो फिर टू परचेजेस को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे आपकी जो परचेजेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, परचेजेस जैसे आपने 5, जैसे इस क्वेश्चन में कितने के आपने गुड्स परचेज कर रखे थे पहले, देखो जरा चेक करो। ये आपने 90,000 के गुड्स परचेज करे थे ना। ठीक है, तो भाई कैश भी परचेज किया है, क्रेडिट भी परचेज किया है, तो 90,000 के गुड्स परचेज करे थे। अब आपके कितने के गुड्स खराब हो गए? 25,000 के गुड्स खराब हो गए। तो 90,000 माइनस 25,000 की परचेज मानी जाएगी आपकी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस अगर मैं लेजर बनाऊं तो लेजर अकाउंट से ये पता लगेगा, 90 माइनस 25 कितना होता है? 65, 70, 20, ये। तो इतने की नेट परचेज रह गई अब आपकी। ठीक है, ऐसा इसका इफेक्ट क्या होता है ये थोड़ा और धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा। जब हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे, जब मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। सर और क्या जन एंट्री मार सकते हैं अपन? देखो, ये जो डेटर्स होते हैं ना, इस पे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनता है, जानते हो आप? या चलो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को छोड़ो, एक बार डायरेक्टली बेड डेप्ट करते हैं। बेड डेप्ट्स, अच्छा आपको ये लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख रहे हो तो इससे आपकी मेमोरी डेवलप होगी, विजुअल्स आपके दिमाग में क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आप सुन रहे हो खाली, तो बेटर ये रहेगा भाई लिख लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, अगर फिर भी नहीं लिखना तो ठीक है, आपके पास कोई मतलब कोई ऐसे ज़बरदस्ती तो है नहीं, नहीं लिखोगे तो देखो, अभी आपने गुड्स बेचे थे उधार, देखा था आपने गुड्स सेल किए थे उधार, कितने के गुड्स सोल्ड करे थे?
40,000 के, देख लो शाम को बेचे थे आपने, है ना। ठीक है, अब मान लो जो गुड्स बेचे थे वो 10, उसमें से क्या है, शाम ने 1000 का पेमेंट नहीं किया। जो पेमेंट नहीं किया ना, बैड डेप्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। और एंट्री पास होती है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम या फिर डेटर्स। आप ज़्यादा बेटर है एंट्री पास याद रखो, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर का नाम लिख देते हैं रियल जिंदगी में तो, ठीक है ना, लेकिन एंट्री पास होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर ये बैड डेप्ट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि देखो नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए उसको डेबिट कर देते हैं। तो सर ये डेटर क्यों क्रेडिट हुए, डेटर कम हो गए ना। ठीक है, मैं आपको देखो एक राज की बात बताता हूँ, है ना, और आपको वो हमेशा काम आएगी ज़िंदगी में। अकाउंट्स में ले दे के टोटल 5 आइटम होते हैं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो असेट्स, एक होती है असेट्स, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है इनकम या गेन, बोल लो एक ही बात है। एक होते हैं एक्सपेंसेस, या इसमें लॉसेस आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और पांचवा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होती है, कैपिटल। तो सर ये लाइबिलिटी में तो कैपिटल आई जाती है। जब अपन लाइबिलिटी बोलते हैं तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी की। कैपिटल एक इनसाइड लाइबिलिटी होती है। ये आउटसाइड इनसाइड का क्या चक्कर है सर? भाई देखो, बिजनेस को कैपिटल लौटानी है, किसको लौटानी है, उसके ओनर को, राइट। तो ये तो घर वाले हो गए, ठीक है। और लाइबिलिटी आउटसाइड मतलब जो बाहर वाली लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, जो किसी और को लौटानी है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, या फिर आपने कहीं से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। कुल मिला के बात यह है, अकाउंट्स में टोटल 5 आइटम होते हैं। कहने का मतलब ये है, बताओ क्या क्या, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और इक्विटी। इन पांचों के अलावा और कोई आइटम नहीं होता, ठीक है। अगली बात क्या है, यही आइटम जो है फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर, अगर हम बैलेंस शीट में अभी बिल्कुल सिंपल बैलेंस शीट बनाऊं, ठीक है ना, जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे, जो आपने कभी सुनी होगी, तो हम इस तरफ असेट्स लिखते थे, इधर लिखते थे कैपिटल, या फिर इसको बोलते हैं इक्विटी, फिर इधर लिखते थे क्या, आपकी लाइबिलिटीज, राइट। और ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को अब वैसे क्या बोलते हैं सर, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल सकते हो, ये थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड नेम हो गया इसका, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो बचपन में आप लिखते थे एज एट या फिर एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे ना, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने कुछ टर्म्स। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं, आजकल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम भी बोलते हैं कई लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। और सर इतने सारे नाम, बिल्कुल इतने सारे नाम, बताओ क्या क्या नाम हो गया। एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, P&L अकाउंट बोल देते हैं, बचपन में तो P&L अकाउंट ही बोलते थे, फिर बाद में स्टेटमेंट बोलने लग गए। ये दोनों नाम आपके लिए नए होंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो लेटेस्ट नाम आ रहा है आजकल वो ये आ रहा है, ये भी बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर आपने सुना हो तो IFRS 18 आया है नया, ठीक है ना, IFRS 18 थोड़ा सा न्यू है, ठीक है ना, लेटेस्ट, मतलब वन ऑफ द लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूज़ किया गया है। क्यों यूज़ किया गया है सर? क्योंकि देखो जो P&L होता है वो परफॉर्मेंस बताता है, और जो बैलेंस शीट होती है वो पोजीशन बताती है। भाई असेट्स और लाइबिलिटीज़ जब हम दिखाते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, तो ये एक तरीके से पोजीशन शो कर रही है। क्या शो कर रही है? बिजनेस की पोजीशन शो कर रही है। और परफॉर्मेंस क्या बताता है, मतलब कि एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, वो P&L बता रहा है, ठीक है। अब हम
वापस से स्कूल, मैं अभी ज़्यादा हाई फाई नहीं लेके जा रहा चीज़ों को, है ना, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, तो अपन अभी धरातल पे बिल्कुल ज़मीन पे रह के बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने टॉपिक को उठाया नहीं अभी कि भाई एक्सपर्ट लेवल पे ले जाऊँ आपको और डिस्कस करूँ, बस हल्के हल्के से मैं कुछ कुछ टर्म्स बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता रहूँगा ताकि आपको कुछ पता भी लगे, हाँ पुराने के साथ कुछ नया भी मिक्स हो, ठीक है। आप लोग क्या करते थे स्कूल्स में, बाय जितनी भी इनकम्स थी वो, ठीक है ना, जैसे सेल्स हो गई या कोई और इनकम हो गई वो दिखा दिया, टू परचेजेस दिखा देते थे पहले तो, वैसे आप स्कूल में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो टू ओपनिंग स्टॉक, राइट, टू परचेजेस, फिर यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम ऐसे टोटल लगाते थे, यहाँ पे बाय जीपी लिखते थे, वापस से यही जीपी यहाँ पे आ जाता था, टू जितने भी सारे खर्चे हैं वो आ जाते थे एक्सपेंसेस, बाय कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो वो आ गई यहाँ पे कमीशन वगैरह, ऐसी कोई इनकम है इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, फिर टू नेट प्रॉफिट आ गया। वैसे ये सारे एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। हम ऐसे स्कूल में P&L बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, तो याद है तो ठीक है, नहीं है आदत तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है बताने का ये है आपको, कि हमारे पास अकाउंट्स में ले देके 5 आइटम होते हैं, असेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितनी इंपॉर्टेंट? बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या बता रहे हो सर आपकी बात? देखो, जब भी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, जब भी असेट्स बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। जब भी असेट्स कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे फर्नीचर आप परचेज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि असेट्स बढ़ रही है, तो इसलिए असेट्स बढ़ रही है तो फर्नीचर डेबिट हो गया, ठीक है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश कम हो रहा है, तो सीआर कर दिया अपन ने। तो ये तो रियल अकाउंट का रूल है, बिल्कुल रियल अकाउंट का रूल है। फर्नीचर और कैश याद रखो रियल अकाउंट में आते थे, ठीक है ना, सारी की सारी असेट्स रियल अकाउंट में आती है। अब आपको चीज़ों को अप्लाई भी करना है। तो असेट्स की कहानी ये है, अगर कोई सिंपल याद रखना चाहे कि सर जब भी असेट्स बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, जब भी असेट्स कम होगी वो क्रेडिट होगी। अगर ये स्टूडेंट याद रख लें तो जर्नल एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। अगली बात, जब भी कभी भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। और लाइबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगी? डेबिट। आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए हमेशा कि असेट्स नॉर्मली क्या होती है? डेबिट होती है। तो बढ़ने पे भी क्या होगी? वो डेबिट होगी। लाइबिलिटी नॉर्मली हमेशा क्या होती है? नॉर्मली क्रेडिट होती है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज का बैलेंस चेक करोगे हमेशा क्रेडिट आएगा, और उसको बढ़ाएंगे और तो वो और क्रेडिट हो जाएगी, अगर कम करोगे तो वो डेबिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपने गुड्स परचेज करे किसी से उधार, तो एंट्री क्या पास करोगे बताओ मेरे को गुड्स परचेज करने की? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब मैं अगर इस लाइबिलिटी वाले लॉजिक से सोचूं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा आराम आराम समझ लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को होगा पता होगा पहले से ही, लेकिन जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा काम आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। अच्छा, इक्विटी। इक्विटी मतलब होती है कैपिटल। इक्विटी भी बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह होता है। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है इक्विटी का? नॉर्मल बैलेंस इक्विटी का होता है क्रेडिट। इक्विटी का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। अगर इक्विटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो रही है, तो वो और क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर वो इक्विटी या कैपिटल कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। ध्यान रखना, मैं इक्विटी और कैपिटल एक ही बोल रहा हूँ, एक ही होती है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं होती है। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। कंफ्यूजन का काम नहीं है, जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अकाउंट्स करते करते, बनाते बनाते, पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी निकल गई। तो 2005 में मेरा 11th क्लास था, 2005 में
2005 में चालू कर दिया था, 6 में कंप्लीट हुआ 11th, 2007 में कंप्लीट हुआ 12th। तो आप देख लो 2005 से मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। तो सर आप तो पढ़ रहे हो, पढ़ा थोड़े रहे थे। तो पढ़ाना चालू कर दिया था 2007 मई से। अब आप देख लो कितने साल हो गए पढ़ाते हुए अकाउंट्स को। न केवल अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, टैक्स, ये सब इतने साल से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सब चीज़ें पता है, पढ़ाने के अंदर कोई आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ पे गलत पढ़ा दिया। और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। जितना पढ़ा रहे हैं वो भूलना नहीं है बार बार, और ट्रस्ट रख के याद रखना है। ये नहीं कि भाई इसके अलावा कुछ और चीज़ें ढूंढने जाओ, पहले ये कर लो, इतना जब ज्ञान हो जाए तब कहीं और जाना। ये लेकिन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन USCMA के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो बताओ क्या समझ में आया, बताओ वापस बताओ। असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। इक्विटी और कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। चलो 4th पे आते हैं, एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस के बारे में तो बताओ, लॉसेस के बारे में तो बताओ। ये तो अब आपको पता लग गया, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अच्छा, और सर इनकम और गेन्स के बारे में बताओ। इनकम्स और गेन क्या होगी, क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इनकम और गेन का क्रेडिट। तो अगर सर एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट कर दो, लेकिन सर अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर दो। जैसे अपन रेंट पे करते हैं तो एंट्री के पास करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि खर्चा है तो अपन ने डेबिट कर दिया। इनकम क्रेडिट होती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव हो गया तो इनकम क्रेडिट हो गई, डिविडेंड एक इनकम है तो वो क्रेडिट कर दिया आपने, राइट। ये अपन ने 5 चीजें पढ़ी। बताओ वापस बताओ, समरी बताओ। असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए तो जो बैलेंस है वही करोगे आप, अगर आप देखोगे तो यही चीज चल रही है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो बढ़ाएंगे तो और क्रेडिट कर देंगे, CR कर देंगे, ठीक है। इक्विटी या कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी की तरह चलती है इक्विटी, है ना। और 4th, एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इनकम और गेन्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये चीज़ है। अब ये मैंने आपको एक राज की बात मैंने कहा था ना, सीक्रेट बता रहा हूँ, तो सीक्रेट है। फिर अपन ने बेड डेप्ट की, वापस से आ जाते हैं, बेड डेप्ट की एंट्री डिस्कस कर दी, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। एक और एंट्री बतानी है मेरे को, मैं वो और बताऊंगा आपको, प्रोविजन की। थोड़ा सा प्रोविजन पे डिस्कस करते हैं हल्का सा, बाकी तो और आगे डिस्कस करते रहेंगे। देखो स्टूडेंट, प्रोविजंस क्या होते हैं, कोई एक्सपेंसेस होते हैं ना, कोई लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं। अकाउंट्स कहती है कि इसको आज ही बुक कर लो। सर ये को कहती है अकाउंट्स। अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बीच बीच में मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वैसे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस। देखो मैंने कितना भारी भरकम नाम लिखा है, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कई लोगों ने कई बार सुना होगा, नहीं सुन रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बताओ, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, क्या होता है सर ये, फ्यूचर के लॉसेस या एक्सपेंसेस को शो करो। ऐसे मैं बार बार इंग्लिश में हिंदी में मिक्स करके लिखता रहूंगा ताकि आपको इजी रहेगा ना, प्योर हिंदी नहीं लिख रहा जानबूझ के, ठीक है। अपन को समझ में आना चाहिए, अपन को कोई बुक थोड़ा बनानी है बैठ के कि भाई अपन किताब बना रहे हैं बैठ के, वो नहीं करना, तो अपन को समझना है। तो फ्यूचर के एक्सपेंसेस और इनकम को बुक करो, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉसेस को बुक करो, बट इनकम्स को इग्नोर करो। अगर फ्यूचर में कोई इनकम नजर आ रही है तो उसको तो छोड़ो, उसको अभी मत दिखाओ, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में कोई खर्चा दिखाई दे रहा है, तो उसको बुक कर लो। इसे क्या बोलते हैं, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म।
इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, या जितने भी प्रोविजन है वो। सर प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन एक फ्यूचर के एक्सपेंसेस या लॉसेस का एस्टीमेट होता है। होप आप लोग लिखते हो। फ्यूचर क्या होता है, मतलब सॉरी प्रोविजंस क्या होते हैं? फ्यूचर के एक्सपेंसेस या लॉसेस का आज का एक एस्टीमेट होता है। कैसे सर? देखो भाई, मुझे, मैंने गुड्स सेल कर दिए, गुड्स सेल कर दिए 1 लाख के। ध्यान सुनना, अब मैं बहुत डेप्थ में जाने वाला हूँ आपको, है ना, ठीक है? तो थोड़ी सी परेशानी होगी कई लोगों को, लेकिन फिर भी ध्यान सुनना। मैंने गुड्स सेल कर दिए 1 लाख के आज। आज मान लो मेरा ईयर चल रहा है 2026। 2026 कब चालू हुआ था? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है ना? ऐसे चल रहा है ये, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 तक ये मैंने सेल कर दी। ये सारी की सारी सेल जो है, ये सपोज क्रेडिट सेल है, और सपोज इसमें से कुछ भी पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है करंट ईयर में, सपोज कुछ भी पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है करंट ईयर में, तो अगर आपको बचपन का ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा है, बचपन का ट्रेडिंग अकाउंट जो अभी मैंने बना के भी दिखाया था आपको, ट्रेडिंग P&L, है ना, तो हम क्या लिख देते थे? बाय सेल्स 1 लाख का, क्योंकि क्रेडिट सेल्स भी आती है। अच्छा, क्रेडिट सेल भी आती है क्या सर? हाँ, क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है और कैश सेल भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है? मैं इस पर अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेता हूँ। चलो, मैं जब 11th क्लास में था ना, मेरे को बड़ा अचंभा होता था कि क्रेडिट सेल और कैश सेल और क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, ध्यान सुनना, क्या अचंभा होता था मैं बताता हूँ आपको। मैं कैसे हैरानी के अंदर बैठता था क्लास के अंदर। मेरे को बड़ी एक चीज़ हैरान करती थी। क्या हैरान करती थी? ठीक है सर, कैश सेल को तो आप इनकम में दिखा दो, कैश परचेज को इनकम में दिखा दो, लेकिन क्रेडिट सेल को इनकम में क्यों दिखाते हो आप? क्रेडिट परचेज को खर्चे में क्यों दिखाते हो आप? भाई कैश परचेज खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है ना? कैश सेल इनकम है, राइट, दिखा दो। लेकिन क्रेडिट, जो अभी माल हमने उधार बेचा है, उधार खरीदा है, उसको कैसे आप सेल और परचेज के अंदर इनकम मान सकते हो अपनी? फिर मेरे को समझ में आया कि एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट, या उसको बोलते हैं मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, ध्यान सुनना। अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट या अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि हम अकाउंट्स किस बेसिस पर बनाएंगे? ड्यू बेसिस पर बनाएंगे। मतलब चाहे पेमेंट रिसीव हो या नहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे पेमेंट रिसीव हो या नहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे पेमेंट पे करा हो या नहीं करा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है, अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको दिखाओ, ठीक है ना? जैसे मान लो आप अपने पड़ोसी से एक दिन जाके और आपने कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है ना? आप ब्रश कर रहे थे और आपके पास एकदम से पता लगा यार जो ब्रश है ख़राब हो गया है, पेस्ट है वो नहीं है। आप जैसे सुबह सुबह उठते हो उसी कपड़े के अंदर आप चले गए और पड़ोस की दुकान से जाके आपने जो कोलगेट, पेप्सोडेंट कुछ भी आपने खरीद लिया उससे ना, तो आपने पेस्ट खरीद लिया, टूथपेस्ट। आपके पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, है ना, तो आपने सोचा चलो बाद में दे देंगे। उसको आपने बोल दिया दुकानदार को कि भैया बाद में दे दूंगा, शॉपकीपर को आपने बोल दिया, शॉपकीपर मान गया। अब बताओ ये आपका खर्चा है या नहीं है? बिल्कुल है। भले ही आपने पे नहीं करा, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये एक्सपेंस तो है ना, एक खर्चा तो है। क्यों है? क्योंकि आप क्या भाई, आपको उसको देने पड़ेंगे। जब भी वो दिखेगा आपको दुकानदार, तो आपके मन में एक टेंशन होगी कि यार इसको पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, ठीक है? तो क्योंकि आप उस सर्विस को यूज़ कर चुके हो, इसीलिए जब आप गुड्स परचेस करते हो उधार, तो वो खर्चा होता है, ठीक है ना? आप अगर गुड्स बेचते हो उधार, तो वो इनकम होती है, भले ही पैसा रिसीव हो या नहीं हो, ठीक है ना? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, या फिर मर्केंटाइल। अक्रूवल का ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल।
समझ में आए? तो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं? मर्केंटाइल बेसिस पे बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। तो हमने अपनी सेल्स 1 लाख की बुक कर ली, इनकम दिखा दी, ठीक है ना। सेल्स बुक करने से क्या होता है? इनकम दिख, इनकम बढ़ जाती है। अभी मान लो कोई परचेज नहीं होती या फिर परचेज है भी, ठीक है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। बाद में ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे आएगा? नेट प्रॉफिट पे। मतलब सेल्स अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, बात तो यही है। देखो अब ध्यान सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब मैं आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहता हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। अब देखो ये जो पैसा है 2026 में जो आपने माल बेचा है, इसका पेमेंट कब रिसीव होगा? कब रिसीव होगा सर? 2027 में रिसीव होगा, 2027 में रिसीव होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर 2027 में ये पेमेंट, क्योंकि क्रेडिट है ना ये सेल, तो आपने 2026 में माल तो बेच दिया, लेकिन 2026 में कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, 2027 में रिसीव होना था। और उसमें से सपोज कुछ पैसा डूब गया, 30,000 डूब गया, 40,000 डूब गया, या पूरे के पूरे 1 लाख रुपए डूब गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2027 में एंट्री पास कर देंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। 2027 में एंट्री पास कर देंगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना। कितने से? मान लो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे डूब गए, जिसको माल बेचा था उसने वो बिल्कुल पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री, हम तो अकाउंट्स वाले लोग हैं, एंट्री डाल देंगे, हमें तो दिल से लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी एंट्री डाल देंगे। ये बैड डेप्ट एक खर्चा है, इसको पीएनएल में डाल देंगे, तो एंट्री डाल देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। आपको एक बात पता होनी चाहिए, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ें नई हो जाएगी आप लोगों के लिए अभी जानना। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जितने भी खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, इन सबको पीएनएल में डाला जाता है, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा वैसे आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको पीएनएल में डाला जाता है, और एंट्री इस तरीके से पास करी जाती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, ठीक है। तो सर आपने अभी तक क्या बात बताई, मेरे को निचोड़ बताओ। तो देखो समरी ये मैंने बताई कि आपने 2026 में कोई गुड्स बेचा, क्या एंट्री पास करी? आपने एंट्री पास करी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। कितने की? 1 लाख की। और ये सेल्स इनकम हो गई आपकी, आपने इसको पीएनएल में भेज दिया। अगर इसकी भी एंट्री पूछोगे तो एंट्री हो जाएगी ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1 लाख से। बताओ ये एंट्री कर सकता हूँ नहीं कर सकता मैं पास? पीएनएल में देखो, आपने पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें बाय सेल लिखा है, तो एंट्री क्या हो रही है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या पीएनएल। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग पीएनएल, राइट। पीएनएल ट्रेडिंग एक ही बात है, क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट अलग से नहीं बनता, पहले बनता था 11th क्लास तक जब हम बनाते थे ना। 2027 में क्या हुआ? बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री पास हो गई, राइट। ये जो डेटर थे इससे पैसा नहीं मिला, मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते। अगली एंट्री पास कर दी हमने, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने ऐसे एंट्री पास करके ये एंट्रियां करेक्ट तो करी है, लेकिन आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जी उड़ा दी। मैचिंग कॉन्सेप्ट को आपने पूरा खत्म कर दिया। यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट बैठकर साइड में रो रहा है कि क्या करा, ठीक है ना। वो बेचारा, उसके आंसू नहीं रुक रहे मैचिंग कॉन्सेप्ट के। वो सोच रहा है कि भाई ये क्या कर दिया आपने, क्यों, क्या दिक्कत है सर इसके अंदर? हमने तो सारी एंट्रियां ठीक पास करी है, ठीक तो पास करी है, लेकिन दिक्कत ये है भाई, देखो आपने 2026 में इनकम बुक करी है, और उस इनकम का खर्चा कहाँ बुक कर दिया? 2027 में। 2026 में, 2026 में आपने इनकम बुक करी थी सेल्स की, ठीक है ना, और इनकम थी वो ऑब्वियसली। 2027 में, 2027 में आपने उसका खर्चा बुक कर दिया। आपने हिला नहीं दिया कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई जिस साल की इनकम होती है ना, जिस साल में इनकम रिकॉर्ड होती है,
ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, जिस साल में इनकम रिकॉर्ड होती है उस साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होने चाहिए। क्या बोला, जिस साल में इनकम रिकॉर्ड होती है उस साल में उससे रिलेटेड इनकम, उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होने चाहिए। जिस साल में हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वापस बोल रहा हूँ, जिस साल में हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस साल में उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होने चाहिए, किसी और दूसरे साल के अंदर शिफ्ट नहीं होने चाहिए। ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता कभी भी, अच्छा कई लोगों को क्या है, एक गलतफहमी होती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना, हम दोनों बराबर कर दें तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अरे तो भाई अगर इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर दिया तो प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो। ऐसा करते हैं क्या कभी अकाउंट्स के अंदर, ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे अपन को नहीं बोलना है कि इनकम और एक्सपेंसेस को बराबर कर दिया तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं भाई, या अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को मतलब पूरा बेचारा वो रोने के बाद कूद भी गया छत से, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या कहता है कि जिस साल में आप इनकम रिकॉर्ड करो उस साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम, उस साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दो, लॉसेस रिकॉर्ड कर दो अगर कोई है तो सर क्या हुआ इस केस में, हमें क्या करना चाहिए था भाई, जब 2026 में आपने माल बेचा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल किया, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू P&L किया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपको शक था पार्टी पे कि भैया ये पेमेंट नहीं करेगी, अगर आपको शक था उस पार्टी पे कि पेमेंट नहीं करेगी और आपने उधार माल बेचा है, तो आपने बेड डेप्ट का प्रोविज़न क्यों नहीं बनाया पहले से, हैं? प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट बना देते ना उस टाइम पे, एंट्री पास कर देते P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट। अच्छा, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता सर, इस बात से ये फ़र्क पड़ता कि आपने 2026 के अंदर इनकम रिकॉर्ड करी है और उसी 2026 के अंदर ही उससे रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मान लो मेरे को लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि 1,00,000 रुपए ही वो नहीं देगा, ईयर के एंड में मेरे को पता लग गया, तो मैं अब अकाउंटेंट के तौर पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 2026 में। और जब 2027 में बेड डेप्ट होंगे तो एंट्री पास होगा बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन अब की बार ये जो P&L में बेड डेप्ट गए थे 2027 में, वो नहीं जाएंगे, वो एंट्री पास होगी प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट्स। ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट आपने क्रेडिट किया था, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे आप देखो 2027 के P&L पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 2027 का P&L पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सारा इम्पैक्ट 2026 में आ गया। सर ये बात तो बड़ी टिपिकल है, इसको वापस समझाओ या फिर इसको 2-3 बार और बताओ, कुछ और तरीके से बताओ। तो देखो ये तो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं आपको, मैंने आज आपको धड़ल्ले से जनरल एंट्री के साथ 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। पता है आपको कौन कौन से, एक तो मैंने प्रूडेंस बता दिया आपको, जो कंजर्वेटिज्म होता है। बताओ क्या बोलता है प्रूडेंस, सर फ्यूचर के लॉसेस को बुक करो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को बुक करो, इनकम छोड़ देना फ्यूचर की। ये अकाउंट्स का रूल होता है। अकाउंट्स कहती है बुरे से बुरा सोचो लाइफ में, तो आपकी मतलब आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा सकते। अकाउंट्स का कहीं तर्क ये है ना। प्रूडेंस कहता है ये, हालांकि अब प्रूडेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन बदल गई है, उस पर भी बाद में आएंगे, लेकिन पहले बेसिक तो समझो आप चीज़ों का, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं वो चीज़ें बताने लग जाऊंगा जो अब हो रही है बिल्कुल, तो वो तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए। पहले ये चीज़ समझो कि एक्चुअल में प्रूडेंस होता क्या है, ठीक है ना। फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अक्रूवल को और क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, मेरे को 11वीं क्लास में शौक लगा था, आश्चर्य हुआ था बड़ा कि क्रेडिट सेल कैसे बुक रिकॉर्ड कर लें, इनकम में कैसे दिखा दें, क्रेडिट परचेज कैसे दिखा दें। तो अक्रूवल बोलता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को ड्यू बेसिस पे दिखाना चाहिए, कैश बेसिस पे नहीं दिखाना चाहिए, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। और वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब अक्रूवल फॉलो करती है, कोई भी कैश सिस्टम फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कैश सिस्टम फॉलो करते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे आपको भाई पता होना चाहिए ना कि क्रेडिट सेल क्यों दिखाते हैं अपन, क्रेडिट परचेज क्यों दिखाते हैं। और तीसरा हमने डिस्कस किया क्या,
मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर दो। अरे भाई इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर दिया तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल में आप इनकम दिखा रहे हो उस साल में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखा दो, ताकि उस इनकम का जो आपने उस साल जो इनकम दिखाई है वो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस किसी और साल में ना चले जाए, स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है ना, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो उसी साल में दिखाओ, इसको इधर उधर मत लेके जाओ। मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट समझाए, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जान अकाउंट्स की। और पिछले क्लास में मैंने आपको सेपरेट एंटिटी बताया था, ये याद रख लो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि ये दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन आप मैंने ये मान लो कि इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि ये सब चीज़ें 11th क्लास में पढ़ते हो आप। ठीक है, इतना बहुत है, ज़्यादा भारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।